डिसेंट नेट अचीवर्स। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। तो माय नेम इज़ मुद्दसर अमीन। सो यहाँ पे मैं यूजीसी नेट जेआर पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए प्रेपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। सो आप इस क्लास के लाभ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, हम देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है हम यहाँ पे पूरे कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ये क्लास जो होता है ये 8 बजे होता है और एक क्लास होता है 10 बजे, ठीक है। उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग को कवर किया जाता है, ठीक है। सो हमारा मिशन जो है, मेन मोटिव जो है वो है यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना, ओके, यस। सो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के लिए थ्योरी क्लास रहता है 8 बजे। ये कब कब रहता है, इस टाइम टेबल को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। संडे होता है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, तो इन दिनों में होता है थ्योरी क्लास, ठीक है। थ्योरी आज हम मतलब पढ़ते हैं, इसमें पीडी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक्स हो गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे वो भी आप देख सकते हैं। उसके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट्स भी है ना, या आप डायरेक्टली क्लास को देखिए चैनल से। सो एमसीक्यू क्लास रहता है वेंसडे को, फ्राइडे को और सैटरडे को, ठीक है। 3 दिन रहता है एमसीक्यू क्लास। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को आज मैंने एमसीक्यू क्लास आपके लिए लाया है, ओके। सो आप इसका लाभ लीजिएगा क्योंकि हमारा मोटिव ही है टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन क्रैक द यूजीसी नेट जेआरएफ, ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलिग्स के साथ शेयर करो और खुद भी सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, जो चैनल पे नए हैं, यानी अगर आपने अभी सब्सक्राइब किया है या पहले सब्सक्राइब करके रखा है तो अब सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अब जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, जो नए हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग आप सब ऐसा कर लो, ठीक है। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज। चलो, ये जो एमसीक्यू सीरीज है इसके बाद चलेगा रिसर्च पे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर रिसर्च पे एमसीक्यूज करवाओ। सो उसके बाद रिसर्च पे हम एमसीक्यूज करेंगे, ओके, यस। आप अपना भी राय दे दीजिए कि किस पे एमसीक्यूज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपका भी जानना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं करवा रहा हूँ सब, ठीक है, यस। तो थोड़ा सा रुकते हैं। सो आर यू रेडी? गिव योर थम्स अप, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। So are you ready? Let's begin. Let's get started. So let's start our today's MCQ series. So ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 1, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहता है? अकबर abolished जिजिया in 1564 but reimposed it subsequently. अकबर ने जिजिया को मतलब खत्म कर दिया था 1564 में, तो बट इसको रीइम्पोज दोबारा किया गया था। जिजिया को दोबारा फिर लाया गया, ठीक है, जल्दी जल्दी फिर दोबारा लाया गया, ठीक है। रीजन कहता है एज ए यंग मैन ही वॉज क्वाइट लिबरल एंड टॉलरेंट। अगर हम अकबर की बात करेंगे वो यंग मैन था, ठीक है, लिबरल था, है ना, बट बिकेम ऑर्थोडॉक्स एंड रिएक्शनरी एज ए मैच्योर। जब जब वो बढ़ता गया, इन्हें बड़ा गया, मतलब बड़ा हो गया, तो वो मैच्योर जब हो गया तो वो रिएक्शनरी बन गया, ठीक है, और ऑर्थोडॉक्स वो बन गया। आपको मैं टाइम दे दूंगा, आपको आंसर करना है। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। देखना है आपको कि यानी अगर ए असर्शन ट्रू है तो रीजन फॉल्स होगा तो ए आएगा, अगर ए फॉल्स होगा तो रीजन ट्रू होगा तो बी आएगा। अगर दोनों ट्रू होंगे बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तब क्या आएगा? सी, ठीक है। अगर दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो डी आएगा। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सो सी पार्ट देखते हैं सी पार्ट क्या है। सी पार्ट इसका आंसर आएगा, ठीक है। दोनों करेक्ट है, यानी ए एंड आर ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, ठीक है, असर्शन का। जैसे अकबर ने जिजिया को खत्म किया था 1564 में, बट इसको रीइम्पोज दोबारा लाया गया था फिर
ठीक है। तो इसी तरह रीजन क्या कहता है, वो जैसे यंग मैन था, पहले लिबरल था, टॉलरेंट था, ठीक है, जब वो बढ़ता गया, इन्हें उसकी एज बढ़ती गई तो वो रिएक्शनरी बन गया, ठीक है, वो हर एक बात पे रिएक्शन देता था, ऑर्थोडॉक्स बन गया, ठीक है। तो इसलिए ये इसके साथ फॉलो नहीं, क्यों नहीं करता इसके साथ, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ मिलता नहीं है कि नहीं। यहाँ पे एबॉलिश किया, उससे खत्म कर दिया जिजिया को, अब यहाँ पे कुछ और कह रहा है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। गुप्ता पीरियड इज डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री में। रीजन क्या कहते हैं, गुप्ताज इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। गुप्ता ने इशू किए थे गोल्ड कॉइन्स, जिन्हें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स। तो आपको बताना आंसर क्या आएगा, आपको आंसर करना है, आप आंसर कर लो सब। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखो जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है, आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को बोलो एमसीक्यू क्लास हो रहा है, पूरे कंसेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे, थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दिसंबर एग्जाम के लिए जो न्यू बैच है दिसंबर के लिए, तो उसके लिए हम आपको अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे और जेआरएफ लेके रहेंगे, ठीक है। यस, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इसका भी आंसर है, सी पार्ट, यानी दोनों करेक्ट है बट रीजन इसके रिलेटेड नहीं है, रीजन करेक्ट नहीं है इसका ऑप्शन, यानी असर्शन के लिए। तो गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। गुप्ताज ने इशू किए गोल्डन कॉइन्स, लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन कॉइन्स उन्होंने इशू किए थे। सो इसका मतलब ये जो है कि गोल्डन एज इसके रिलेटेड कहा जाता है, गोल्डन कॉइन्स उन्होंने ज़्यादा इशू किए, ठीक है। तो इसलिए इसको गोल्डन एज नहीं कहा जाता है, बट है, मतलब गोल्डन एज कहा जाता था बट रीजन कुछ और था। तो गुप्ताज ने इशू किए थे लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ये भी सही है, ठीक है, ये वाला भी सही है, बट यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता है यानी गुप्ताज ने जो गोल्डन एज क्यों कहा गया है उसको, ठीक है, गोल्डन एज गुप्ता पीरियड को क्यों कहा गया, अगर वो होता है यहाँ पे तब दैट मीन्स ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। तो अब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों फॉलो करते हैं बट ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। तो जो भी नए हैं वेलकम इन क्लास, ओके। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो। असर्शन क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर्स आर पेरिनियल। बहुत सारे हिमालय रिवर्स क्या है, पेरिनियल है। रीजन कहते दे आर फेड बाय मेल्टिंग स्नो, यानी वो कैसे चलते हैं, वो हिमालय है ना, हिमालयन रिवर्स जो है, जो स्नो है या आइस, जो आइस से भरे हुए जो ये हिमालयन रिवर माउंटेन्स है, ठीक है, वहां से आता है, वो ऊपर से वो आइस या स्नो मतलब वो मेल्ट हो जाता है और फिर उन रिवर्स में पानी भर जाता है, ओके। सो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, आप आंसर कर लो। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आप पहले शेयर करके रखो, ठीक है, मैं पहले लिंक देता हूं आपको, आप शेयर करके रखो पहले से, है ना। यस, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, यानी दोनों करेक्ट है और रीजन जो है एक्सप्लेनेशन है ए का। यानी मैंने पहले अगर मैंने समझाया, मैंने पहले आपको समझाया था तो आंसर निकल के आएगा वहीं से। हिमालयन रिवर्स कैसे बनते हैं, ये बनते हैं कैसे, जैसे ऊपर से हिमालयन माउंटेन्स है, उनमें जो स्नो रहता है, आइस रहता है, वो मेल्ट हो जाता है, फिर हिमालयन रिवर्स बन जाते हैं, हिमालयन रिवर्स में पानी भर जाता है, ओके। सो ये दोनों करेक्ट है ना, ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तभी इसका डी पार्ट आंसर आएगा, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। असर्शन क्या कहते हैं, अर्थवर्म्स आर नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। अर्थवर्म्स एग्रीकल्चर के लिए ठीक नहीं है ना। रीजन क्या, अर्थवर्म्स ब्रेक डाउन द सॉइल इनटू फाइन पार्टिकल्स एंड मेक इट सॉफ्ट। अर्थवर्म्स जो है उन्होंने क्या किया होता है, सॉइल को मतलब वो सॉइल को ब्रेक करते हैं, ठीक है, और उसको फाइन पार्टिकल्स बनाते हैं और इस सॉइल को वो सॉफ्ट बना देते हैं। आपको बताना आंसर क्या आएगा, आप आंसर कर लो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। थोड़ा सा अगर शोर आ गया होगा तो एक्चुअली
मेरा जो सिस्टम था ना, लैपटॉप जो है, लैपटॉप में मतलब बैटरी ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको चार्ज पे लगा लिया है और क्लास भी चल रहा है। ठीक है, अगर शोर आता है तो थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कर लो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए फॉल्स है, आर ट्रू है, रीजन ट्रू है। ठीक है, सो देखते हैं कैसे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी ए अर्थवर्म्स आर नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, नहीं, अर्थवर्म्स जो है वो मतलब बेनिफिशियल है, यानी वो फायदा देते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में। ठीक है, तो वो ब्रेक डाउन करते हैं सॉइल को और उसको सॉफ्ट बना देते हैं। ठीक है, सो ये कहता है यहाँ पे ए क्या कहता था, तो ये मतलब नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, बट ये अच्छे हैं अर्थ के लिए। ठीक है, इस अर्थवर्म जो है सॉइल के लिए अच्छे हैं, एग्रीकल्चर के लिए अच्छे हैं, बट ये कहते हैं नहीं है, तो ये वाला फॉलो नहीं करता है। दैट मीन्स ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो ये वाला ट्रू है, वो ब्रेक करते हैं सॉइल को और उसको फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और सॉफ्ट बना देते हैं। ओके, सो आई होप यू एंजॉय इट, यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन 5 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन आर्ट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड मूव्ड फ्रॉम तक्षशिला टू मथुरा एंड सरनाथ। यानी असर्शन क्या कहते हैं कि ग्रीक इन्फ्लुएंस जो इंडियन आर्ट का था, है ना, यानी ग्रीक्स ने इंडियन आर्ट पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। उन्होंने क्या ऐसे खुद ही बोला कि यानी गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसको मतलब कन्वर्ट किया गया है तक्षशिला में। ठीक है, हाँ, टू मथुरा एंड सरनाथ। तो यहाँ पे उन्होंने आर्ट को देखा है, ग्रीक्स ने आर्ट को देखा तक्षशिला में, है ना, मथुरा में या सरनाथ में। सो रीजन क्या कहते हैं, ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड आर्ट बिकेम एंटायरली एंड ट्रूली इंडियन। तो गुप्ता पीरियड में जो आर्ट था वो पूरा इंडियन बन गया। ठीक है, ट्रूली वो इंडियन बन गया। जैसे तक्षशिला में आर्ट है, मथुरा में आर्ट है, सरनाथ में आर्ट है, वो क्या बन गया है, इंडियन दिखाई दे रहा था। सो आपको आप बताना आंसर क्या आएगा, आप आंसर कर लो। बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। आप जल्दी जल्दी आंसर करिए, क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा सा कम टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना, सी पार्ट करेक्ट आंसर है इसका। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा सी पार्ट कैसे आएगा। यानी दोनों करेक्ट है। ग्रीक ने इंडियन आर्ट को देखा गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, और फिर देखा उन्होंने तक्षशिला में, मथुरा में, सारनाथ में। गुप्ता पीरियड में जो आर्ट दिखाई दे रहा था इन जगहों पे, तो वो पूरा क्या बन गए, इंडियन ही था। ठीक है, इंडियन ही निकला वो। ठीक है, तो दैट मीन्स दोनों करेक्ट है, बट रीजन जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अलग कहता है, यानी ये अलग बात है, ये अलग बात है। अगर ये इसके साथ थोड़ा मिलता है तब यानी ग्रीक्स ने देखा इंडियन आर्ट इन जगहों पे अलग है। अब यहाँ पे गुप्ता पीरियड में यानी आर्ट दिखाई दे रहा था इन जगहों पे, तो वो इंडियन ट्रूली निकला। ओके, यानी गुप्ता पीरियड में आर्ट, इंडियन आर्ट जो है वो ज़्यादा फेमस हो गया, ये ध्यान में रखना। तो दोनों करेक्ट है, बट रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। हैवी वाटर इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। हैवी वाटर जो यूज किया जाता है मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में। रीजन कहते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर फिशन रिएक्शंस इन ए रिएक्टर। यानी थर्मल न्यूट्रॉन्स यूज किए जाते हैं फिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टर में। ठीक है, तो आपको बताना आंसर क्या आएगा, आप आंसर कर लो। बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। आपका टाइम खत्म है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इसका भी आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं कैसे आएगा इसका सी पार्ट आंसर। सो हैवी वाटर जो है वो मॉडरेटर यूज किया जाता है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में। सो इसमें रीजन क्या कहता है कि यानी थर्मल न्यूट्रॉन जो होते हैं वो यूज होते हैं जब फिशन होती है, चाहे न्यूक्लियर फिशन होती है ना, तो रिएक्टर में थर्मल न्यूट्रॉन्स यूज हो जाते हैं। ओके, सो यानी इसमें सी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर, दोनों करेक्ट है, बट रीजन जो है
वो अलग है किससे, असर्शन से। ओके, सो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये जो है ये इसके साथ मिलता नहीं, अलग है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन 7 पे, इसको पढ़ लो, पर आंसर कर लो। Assertion the green belt represents a planning concept for controlling the physical expansion of large cities। यानी ग्रीन बेल्ट रिप्रेजेंट करता है एक प्लानिंग कंसेप्ट, ताकि फिजिकल एक्सपेंशन जो कंट्रोल किया जाएगा लार्ज सिटीज में। सो रीजन क्या कहता है, ग्रीन बेल्ट इज एन इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ ए प्लानर सिटी। ग्रीन बेल्ट जो है ये एक इंटेग्रल कंपोनेंट बनता है प्लानर सिटी का। ओके, सो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा, आप आंसर कर लो। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट इसका भी आएगा, ठीक है। यानी इसमें आजकल सी लगा रखा है ना, हाँ, सबों का सी आ जाता है, तो इसका भी सी है। देखते कैसे, दोनों करेक्ट है। ग्रीन बेल्ट रिप्रेजेंट करता है प्लानिंग कंसेप्ट किसके लिए, फिजिकल एक्सपेंशन जो लार्ज सिटीज में है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, इसलिए ग्रीन बेल्ट लगाया जाता है। इस तरह ग्रीन बेल्ट जो एक इंटीग्रल कंपोनेंट है प्लानर सिटी का। इन्हें ग्रीन बेल्ट जो है ये एक मेन कंपोनेंट होता है किसमें, किसी सिटी में जिसमें कुछ अच्छा हो रहा होगा, ठीक है, जो डेवलपर सिटी होगी उसमें ग्रीन बेल्ट जरूरी होता है, ठीक है। तो दोनों करेक्ट है, बट जो ग्रीन बेल्ट यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे अलग बोला गया, यहाँ पे अलग बोला गया, दोनों करेक्ट है, बट रीजन जो ये इसका रिलेटेड नहीं है, दैट मीन्स ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट मीन्स कि एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। द इम्पोर्ट ऑफ चाइनीज टॉयज वाज रिसेंटली बैनड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी जो चाइनीज टॉयज आते थे चाइना से, ठीक है, वो बैन कर दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। रीजन क्या है, द प्लास्टिक मटेरियल्स यूज्ड टू मेक द टॉयज आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। यानी जो प्लास्टिक यूज किया जाता था टॉयज को बनाने के लिए वो बायोडिग्रेडेबल नहीं थे, ठीक है। यानी वो जो प्लास्टिक था वो मतलब मिक्स नहीं होता था, जब उसको मतलब किसी जगह मतलब डाला जाता था वो उसके साथ मिक्स नहीं होता था, ठीक है। अब आपको बताना था यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, देखते हैं इसका आंसर। थोड़ा सा रुकते हैं और कोई आंसर करेगा, चलो देखते हैं इसका। सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा। सी पार्ट क्या है, बोथ एंड आर ट्रू, दोनों ट्रू है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, दोनों ट्रू है, सी पार्ट इसका आएगा। आज क्या हो गए, सबों का सी पार्ट है, दोनों करेक्ट है। यानी चाइनीज टॉयज जो है उनको बैन किया गया है रिसेंटली इंडिया ने, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल जो वो मिक्स नहीं होता था सॉइल के साथ, या जहाँ पे भी हम मतलब यूज उसको करते थे, फिर उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, ठीक है। सो यानी वो बायोडिग्रेडेबल नहीं थे, तभी उसको बैन की मतलब दोनों इसमें मतलब करेक्ट है। यानी जो प्लास्टिक मटेरियल है, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि यानी जो चाइना का है, यहाँ पे यूज के बोला गया प्लास्टिक मटेरियल जो यूज किया जाता है टॉयज में वो नॉट बायोडिग्रेडेबल है। अब अगर यहाँ पे लिखा होता है द प्लास्टिक मटेरियल यूज टू मेक द चाइनीज टॉयज, तब यहाँ पे इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर चाइनीज टॉयज, यहाँ पे अब हमें टॉयज के बारे में पता नहीं किस मुल्क के टॉयज है, किस मुल्क का प्लास्टिक मटेरियल है, तो इसलिए दोनों करेक्ट है, बट ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई होप यू गॉट इट। मैंने बोला करेक्ट कैसे हो सकता, अगर यहाँ पे लिखा होता है चाइनीज टॉयज, ठीक है। ओके, सो चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। कन्वर्जन ऑफ कोल टू डायमंड इज ए फिजिकल चेंज। जिन्हें जब कोल को डायमंड में कन्वर्ट किया जाता है वो फिजिकल चेंज है। रीजन क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज डज नॉट चेंज द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स। फिजिकल चेंज यानी मटेरियल्स का कंपोजिशन चेंज नहीं कर सकता है। आपको बताना आंसर क्या आएगा, आप आंसर कर लो। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर आना चाहिए सबों का। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका सी पार्ट, इसका भी सी पार्ट आएगा। आज क्या हो गए, सबों का सी लग रहा है।
एक सेकंड देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आएगा। सी पार्ट है, ठीक है। देखो जब कोल को कन्वर्ट किया जाता है डायमंड में वो फिजिकल चेंज है, हाँ करेक्ट है। फिजिकल चेंज से कोई मतलब मटेरियल में कोई चेंज नहीं आ जाती है, कोई चेंज नहीं आ जाती है मटेरियल में, ठीक है। जब फिजिकल चेंज हो जाती है मटेरियल सेम रहता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों करेक्ट है, बट रीजन जो है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर यहाँ पे होता कि यानी कोल जब डायमंड में चेंज हो जाता है तो फिजिकल चेंज कोई मतलब मटेरियल में कोई फिजिकल चेंज नहीं आ जाती है, तब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बट यहाँ पे अलग सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है बट अलग है, यानी कोल एंड डायमंड के साथ रिलेटेड नहीं है, दैट मीन्स ये वाला इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो दोनों करेक्ट है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट कि कैसे असर्शन रीजन को मतलब किया जाता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए और आंसर करिए। कास्ट इनवॉल्व से सिस्टम पहले आप पढ़ लो खुद ही, ये वाला क्वेश्चन आप खुद ही पढ़ लो, उसके बाद में आपको चलो यानी पहले आप पढ़ लो खुद ही, फिर आंसर कर लो, फिर मैं देखता हूँ कितनों ने आंसर अच्छा से किया है, कितनों ने ठीक किया है, किसने गलत किया है, ठीक है। वेरी गुड, ऐसे आंसर कर लो सब। आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज, चलो यहाँ पे चेंज हो गया है, थैंक यू यहाँ पे चेंज हो गया है सबों का सी से, इसमें डी पार्ट। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट है ना। सो कास्ट इन्वॉल्व्स अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मनी कास्ट अरेंज्ड इन अ हायरार्की ऑफ रैंक एंड स्टेटस। कास्ट सिस्टम जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट कास्ट, ठीक है। हाँ वो हायरार्की में भी हो सकते हैं, यानी अपर टू लोअर या लोअर टू अपर, ठीक है। तो ऐसे कास्ट हो सकते हैं। ऐसे हायरार्किकल ऑर्डरिंग ऑफ कास्ट इज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्योरिटी एंड पोल्यूशन एज पर एंशिएंट लिटरेचर। यानी हायरार्किकल जो कास्ट्स का है वो किसके बेस पे होता है, प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बेस पे, ठीक है। प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बेस पे जो एंशिएंट लिटरेचर में क्लासिफिकेशन दी गई है, डिस्टिंक्शन दी गई है, ठीक है, तो उसके बेस पे होता है, ठीक है। सो दोनों करेक्ट है, ये जो रीजन है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखो कैसे यहाँ पे कास्ट के बारे में बोला गया है, अब कास्ट के बारे में ही बोला गया कि डिस्टिंक्शन कैसे की गई है, यानी ये रैंक और स्टेटस कैसे दिया जाता था वो यहाँ पे बोला गया है ना। तो दैट मीन्स ये इसके साथ करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पे अगर इसके बारे में कास्ट, इसके बारे में, बट यहाँ पे कास्ट के बारे में नहीं बोला गया कि रैंक कैसे दिया जाता, स्टेटस कैसे दिया जाता था, ठीक है, तो फिर ये एक्सप्लेनेशन नहीं था। अब ये एक्सप्लेनेशन बन गए क्योंकि यहाँ पे इसके रिलेटेड बोला गया है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। आप पढ़ लो पहले और फिर आंसर कर लो, मैं आपको थोड़ा सा उसके बाद में समझाता हूँ, ठीक है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। देखते हैं कौन करेक्ट आंसर करेगा, कौन रॉन्ग आंसर करेगा, ठीक है। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर कर लो। वेरी गुड, आप अच्छे बच्चे हैं, है ना। हाँ बट आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कोलिग्स के साथ शेयर करो, जितना हो सके आप शेयर करते रहो, करते रहो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, पहले आंसर देखते हैं। डी पार्ट इसका भी आंसर है, ठीक है। 11 क्वेश्चन का भी डी पार्ट आंसर आएगा, ये वाला। देखो सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो इसमें क्या होता है कि लार्ज स्केल माइग्रेशन है एग्रीकल्चर लेबरर्स का फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकवर्ड रीजन्स टू दैट ऑफ डेवलप्ड रीजन्स। यानी सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो आ जाता है ना, जब सीजन चेंज हो जाता है उससे क्या होता है कि लार्ज स्केल माइग्रेशन होती है एग्रीकल्चर लेबर से, ठीक है। एग्रीकल्चर लेबर की अगर बात करेंगे यहाँ पे माइग्रेशन होती है, यानी जो एग्रीकल्चरली बैकवर्ड रीजन्स होते हैं वो डेवलप्ड रीजन्स में चले जाते हैं, ठीक है। हाँ सो आई होप यू गॉट इट। ऐसे इन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जब कोई काम धंधा नहीं होता है, वन ऑफ द रीजन्स आर ओवर, जब रीजन्स खत्म हो जाते हैं, द एग्रीकल्चर वर्कर्स स्पेशली लैंडलेस लेबरर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स रिमेन अनएम्प्लॉयड। यानी जब कोई काम नहीं होता है, एग्रीकल्चर काम नहीं होता है, ठीक है, तो लेबर जो होता है वो भी काम मतलब उनमें कोई काम नहीं रहता है, ठीक है, या मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, जिनकी लैंड कम होती है वो भी अनएम्प्लॉयड रहते हैं, ओके। सो इसीलिए दोनों करेक्ट है और ये इसके एक्सप्लेनेशन है क्यों एग्रीकल्चर बैकवर्ड रीजन्स कहाँ चले जाते हैं, डेवलप्ड रीजन्स में। वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनका अपना काम धंधा नहीं होता है उस वक्त,
चाहे लेबर होगा, चाहे जिसके पास कम ज़मीन होगी, तो वो चले जाते हैं कहाँ पे, डेवलप्ड रीजन्स में, ठीक है। सो कुछ रोजी रोटी कमाने के लिए। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, दोनों करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। पहले आप पढ़ लो और फिर आंसर कर लो। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। वेरी गुड, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो और आंसर कर लो। देखो अब आप मुझे पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, है ना। आपका टाइम यहाँ पे खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इसका भी आएगा, ठीक है, यानी दोनों करेक्ट होंगे। ठीक, देखते हैं एक सेकंड। सो दोनों करेक्ट है और रीजन इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इंटेंसिव कल्टीवेशन एक्सेलरेट्स लैंड डिग्रेडेशन। अगर हम यानी कल्टीवेट कम करेंगे, ठीक है, यानी फसल कम उगाएंगे, उसमें लैंड डिग्रेडेशन होती है, ठीक है, डिग्रेड होता है लैंड। इस तरह सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन एम्फसाइजेस ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ मैकेनिज्म टू स्टॉप लैंड डिग्रेडेशन। जब सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है तो उसमें यही फोकस किया गया, इसमें यही जोर दिया गया है कि यानी हमें जो लैंड डिग्रेडेशन को रोकना पड़ेगा, यानी हमें लैंड डिग्रेडेशन को इम्प्रूव करना होगा। सो यानी जब कम कल्टीवेशन की जाती है लैंड में तो लैंड डिग्रेडेशन होती है, तो ये करेक्ट आंसर है। ये भी करेक्ट है, ये इसके रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन। कैसे रीजन, कैसे करेक्ट ऑप्शन है, देखो यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन को स्टॉप किया जाता है, ठीक है, तो इस पे फोकस, यानी स्टॉप कैसे करेंगे, इस पे फोकस किया है सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन पे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि लैंड डिग्रेडेशन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, और इसके बारे में बोला गया है अब इसको कम कैसे करेंगे, इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब लैंड डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, मतलब कैसे किया गया, ठीक है। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन में इस पे फोकस ज्यादा दिया गया, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। डिवीजन ऑफ वर्क इज द सेपरेशन ऑफ वर्क प्रोसेस। हाँ, आप पढ़ लो खुद ही, आप खुद ही पढ़ लो और आंसर कर लो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। क्या है ए पार्ट? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। ऐसा डिवीजन ऑफ वर्क इज द सेपरेशन ऑफ वर्क प्रोसेसेस इनटू अ नंबर ऑफ टास्क्स विद ईच टास्क परफॉर्म्ड बाय अ सेपरेट पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। यानी जब डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है ना, काम को मतलब किया जाता है कि अलग अलग करेंगे सब, है ना। सो इज द सेपरेशन ऑफ वर्क प्रोसेसेस। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क जो है, यानी ये एक वर्क प्रोसेस जिसमें सेपरेटली काम किया जाता है, अलग अलग काम किया जाता है, इंटू नंबर ऑफ टास्क, डिफरेंट टास्क में, जैसे सुबह कौन सा काम किया जाएगा, शाम को कौन सा काम किया जाएगा, दोपहर में कौन सा काम किया जाएगा, ठीक है। विद ईच टास्क परफॉर्म सेपरेट पर्सन, हर एक काम अलग अलग पर्सन करता है ना। जब कोई घर में कोई होता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आज ये काम इसको करना है, चाय इसको बनाना है, ठीक है ना। सो डिनर इसको बनाना है। तो अलग अलग काम अलग अलग हर एक बंदा करता है, ठीक है। इस तरह रीजन का डिवीजन ऑफ लेबर इज अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंडिपेंडेंट एंड आइसोलेटेड वर्क। यानी जो डिवीजन ऑफ लेबर है, काम का जो डिवीजन किया जाता है, ये कॉम्प्लेक्स काम है ना, डिफिकल्ट होता है। इंडिपेंडेंट और आइसोलेटेड वर्क होता है, इसमें कोई मतलब साथ नहीं देता है जब काम को बांटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे काम दिया गया है कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर एग्जाम्पल लंच बनाऊंगा, ठीक है, मुझे ये काम दिया गया। अब मुझे कोई मेरे साथ कोई और नहीं, क्योंकि मुझे सब्जी भी बनानी है, चावल भी बनाना है, रोटी भी बनाना है, ठीक है, मेरे साथ कोई और नहीं है। तो मैं इंडिपेंडेंट और आइसोलेटेड काम है, मतलब मैं अकेले काम करता हूँ, ठीक है। सो डिवीजन ऑफ लेबर में ऐसा होता है, ठीक है। सो यानी जब हम बात करेंगे कि ए इसमें ट्रू है कि अलग अलग काम दिया जाता है, सेपरेटली काम किया जाता है, बट डिवीजन ऑफ लेबर जो ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता है, ठीक है। हाँ,
मतलब इसमें थोड़े से इजी होता है अगर सारा काम एक ही को पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक काम दिया गया है लंच बनाना, अब मुझे डिनर नहीं बनाना है, मुझे मतलब ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है, मुझे एक ही काम है, दैट मीन्स ये मेरे लिए इजी है, ठीक है। बट मैं अकेले करता हूँ इसको, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट मीन्स ये वाला इसको फॉलो, मतलब कम्प्लेक्स की बात की गई यहाँ पे, ये वाला करेक्ट नहीं, ये वाला फॉल्स है। ओके, कम्प्लेक्स नहीं है। देखो अगर पूरा दिन एक ही काम मुझे बोला गया है करना है ना, तो कम्प्लेक्स है ना, डिनर भी बनाना, ब्रेकफास्ट भी बनाना, बाकी लंच भी बनाना, ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स था फिर। बट एक काम दिया गया मुझे ब्रेकफास्ट बनाना या लंच बनाना, दो में से एक, ठीक है, तो तब ये इजी है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, कैसे ए ट्रू है और आर फॉल्स है। तो चलते हैं क्वेश्चन 14 पे। सो इसको देखो और आंसर कर लो। चलो थोड़ा सा रुकते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं और फिर आप आंसर कर लो। वेरी गुड, यस, थैंक यू एवरीवन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपका टाइम भी खत्म हो गया है। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट क्या है, ए ट्रू है और रीजन जो है वो फॉल्स है, ठीक है, इसका भी ए पार्ट आएगा। देखो मतलब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टू गारंटी एवरी सिटीजन इज टू इंडिया टू राइट टू वोट। यानी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इंडिया का, तो जिन्होंने उसका फ्रेम किया है उन्होंने गारंटी दे दी उसमें कि जो भी एडल्ट होगा 18 के बाद, जिसकी एज है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ऐसी जो जिसकी एज है टिल 60 है ना, मतलब जितनी भी एज 18 के बाद जो भी जिसकी एज है वो सिटीजन जो इंडिया का है, तो उसको राइट टू वोट का अधिकार दिया गया कि वो वोट कर सकता है, ठीक है। सो ये फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में बना लिया है, गारंटी के साथ बना लिया है। रीजन क्या कहता है तो ये करेक्ट है ना, ये 100% करेक्ट है। तो रीजन क्या कहता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज नॉट कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। यानी जो एडल्ट फ्रेंचाइज है वो कंसिस्टेंट नहीं है इक्वालिटी के रिलेटेड, ठीक है। हाँ, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है कंसिस्टेंट, ठीक है। सो इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। सो इक्वालिटी के रिलेटेड वो कह रहा है कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो ये थे, हाँ 15 से नहीं है। सो ये थे टॉप 14 MCQs अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम कौन से MCQs करेंगे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, तो वही हम फिर कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। बहुत सारे मुझे बोल रहे हैं कि सर रिसर्च के करवाओ, देख आप भी बोलो अपनी राय क्या है। सो रिसर्च का करवाएंगे या कोई और करवाएंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो थैंक यू एवरीवन। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, आप इन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप अपना फीडबैक दे दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। जब आप फीडबैक देते हो उससे हम मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। यस, कि हम अच्छा काम करते हैं, किसी के लिए किसी की हेल्प हो रही है। आप फीडबैक कर लो, उससे हमें पता चलता है कि फिर मतलब हेल्प हो रही है। और जितना हो सके आपका सपोर्ट जरूरी है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, जितना आप शेयर कर लोगे उतना आपका भी बेनिफिट है, हमारा भी बेनिफिट है, ठीक है। सो ये जो आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न होगा, आप वो कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम अटेंड कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।